रचना कार्यक्रम के अंतर्गत दर्शकों आपका स्वागत है। रचना कार्यक्रम में हम अलग अलग साहित्यकारों, साहित्यिक विधाओं के बारे में विचार विमर्श करते हैं और ऐसे साहित्यकारों से हम लोग मिलते हैं, संवाद करते हैं जिन्होंने देश भर में अपनी साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक भूमिका के माध्यम से हस्तक्षेप किया है। जो साहित्यकार साहित्य की दुनिया में सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने साहित्य की दुनिया में एक बहुत लंबा साहित्यिक संघर्ष किया है। आज हम एक ऐसे ही साहित्यकार से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। पहले रुख करते हैं उनके छात्र जीवन की ओर। महिंद्रा कॉलेज पटियाला के छात्र के रूप में वे अपनी उस दौर की मौलिक कविताएं लेकर इतने पुरस्कार जीत कर लाए कि उस महाविद्यालय के इतिहास में पहली दफ़ा किसी को सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए रोल ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। एक आलोचक के रूप में शोध कार्यशाला को आयोजित करने के लिए उन्हें केरल जैसी सुदूर प्रांतों के शंकराचार्य और कोची विश्वविद्यालय तक में आमंत्रित किया गया। इस दौरान विविध विधाओं में उनकी 50 से अधिक किताबें प्रकाशित हुईं। गांधी के प्रति उनके झुकाव को हम उनके द्वारा लिखी गई किताबों से ही नहीं, अपनी बेटी के पास न्यूयॉर्क यात्रा में भी देख सकते हैं, जब वे वैक्स म्यूजियम में अपना चित्र महात्मा गांधी के साथ खिंचवाते हैं या दलाई लामा के साथ। उनके सफ़र में उनकी पत्नी जीवन संगिनी को भूलना उचित नहीं होगा। उनका विवाह 1981 में उषा जी के साथ हुआ, जिनके सहयोग और साथ के बिना उनका यह साहित्यिक सांस्कृतिक सफ़र इस मुकाम तक शायद ही पहुंच पाता। इस पूरे लेखन काल में उन्हें जो पुरस्कार और सम्मान मिले, उनकी ओर भी एक नज़र चलते देख लेना जरूरी लगता है। उनका एक पक्ष और भी है, वे डिजिटल पेंटिंग्स बनाते रहे हैं, जो अपने देश में ही नहीं बल्कि बहुत से अन्य देशों में भी काफ़ी सराही गई हैं। विनोद शाही पर कुछ प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के विशेषांक भी प्रकेंद्रित हुए। अब उनसे सीधे मुखातिब होते हैं। तो आज हम मिलते हैं डॉक्टर विनोद शाही जी से। तो डॉक्टर विनोद शाही जी, आप लोग एक कवि भी हैं, कहानीकार भी हैं, नाटककार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं और एक बड़े आलोचक भी हैं। तो लगभग आप लोगों ने सब विधाओं में बराबर काम किया है। तो विधाओं में जो आप लोगों की एक बराबर आवाजाही बनी रहती है, उसकी क्या वजह है? आप अपनी रचना यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। शुक्रिया राकेश जी। पहले तो मैं सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। आपने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया, क्योंकि मैं कविता से आरंभ करके पहले कहानी में आया, कहानी से थोड़ा आगे बढ़ा तो नाटक की दुनिया में चला गया, नाटक की दुनिया से थोड़ी अलहदगी हुई
तो हुआ क्या कि मुझे आलोचना ने पकड़ लिया, और जब पकड़ लिया तो बाकी विधाएं लगभग छूटती चली गईं, और फिर आखिर में ये लगा कि नहीं, मुझे कोई बड़ी बात कहनी चाहिए, तो उपन्यास की तरफ आया। मेरे लिए सभी विधाएं बराबर का महत्व रखती हैं। जैसे आपने देखा होगा, ऋतुएं बदलती हैं, कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है, कभी बारिश होती है, तो कभी बसंत आता है। तो ऋतुएं भी तो अपनी छटा अलग अलग तरीके से बिखेरती हैं, तो व्यक्तित्व की छटा क्यों नहीं अलग अलग होनी चाहिए। तो जैसा प्रकृति ने मुझे बनाया है कि मैं किसी एक जिसे कहें कि खांचे में बंध कर के काम करने को कभी तैयार नहीं हुआ राकेश जी। तो वो एक वजह रही कि जिस भी विधा में मैं गया, उसने जैसे ही मुझे बांधना शुरू किया, मैंने उस विधा के बंधन से खुद को आज़ाद किया, निकल आया, और निकल करके मैं अपनी रचनाशीलता की संभावना को अलग अलग जगह से खोजता हुआ आगे बढ़ने लगा। मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप लोग कविता की दुनिया में गए, कविता की दुनिया से फिर आप लोग कहानी की दुनिया में आए, और जिस समय आप लोगों ने कहानी की दुनिया में प्रवेश किया, यह वह दौर था, नई कहानी के बाद का दौर, और लगभग हिंदुस्तान की हर बड़ी पत्रिका में आपकी कहानियाँ प्रकाशित हुईं। तो लगातार कविता से कहानी और कहानी से निबंध की ओर और आलोचना की ओर जो एक बराबर आवाजाही जो एक आप लोगों की बनी रहती है, तो उसमें आप लोग अपने आप को किस विधा के ज़्यादा अनुकूल पाते हैं? क्योंकि शुरुआत कविता से की, तो कविता देखिए राकेश जी, आदमी को गहराई देती है। आप जब अपने करीब जाते हैं, अगर आपको अपने करीब जाना है, अपने आप को पाना है, अपने अनुभवों को एक ऐसी गहराई तक लेकर के जाना है जहां आप ही नहीं होते, पूरी दुनिया आपके भीतर के संसार की तरह, जिसको कहते हैं कि यद ब्रह्मांडे तद पिंडे, अगर वो यात्रा हो तो कविता हो गई। जैसे ही लगता है कि भाई वो जो भीतर है वो तो बाहर निकलना चाहिए, और बाहर निकलने के लिए संवाद भी ज़रूरी है, तो बाहर की दुनिया तो इतिहास की दुनिया है, तो सब तरफ से इतिहास ने पकड़ रखा है। तो अब इतिहास से मुखातिब होना, और इतिहास के इतने अंतर विरोध हैं, इतने विरोधाभास हैं, और इतनी सारी तकलीफ़ें, समस्याएं और जाने क्या क्या है, कि वहाँ फिर अपने आप से संवाद करते हुए पूरी बात तो बनती नहीं। फिर हमें बाहर निकलना पड़ता है और उन तमाम अंतर विरोधों से जूझना पड़ता है। फिर होता क्या है कि हमें कोई ऐसी विधा चाहिए, मुझे लगा कि शायद कहानी में बात हो जाएगी, शायद नाटक में बात हो जाएगी, लेकिन एक दफ़ा ये लगा कि ये बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये तो निर्बंध हो करके है, टुकड़ों में नहीं। तो निर्बंध होने के लिए तो निबंध ही फिर मेरे करीब आया। तो सबसे ज़्यादा करीब फिर निर्बंध होने के लिए, अपने सीमाएं तोड़ने के लिए निबंध ने मुझे पकड़ा। लेकिन जब मैं इस तरफ देखता हूँ कि जो इतिहास के अंतर विरोध हैं उनको समेटना है, अलग अलग खांचों में बंधी हुई चीज़ों को एक जगह लाना है, तो क्या क्या स्थिति हुई। तो मुझे ये लगा कि देखिए, एक समाज का इतिहास है, एक राजनीति का इतिहास है, एक कोई जीवन का इतिहास है। अगर सारे इतिहास इकट्ठे कर दिए जाएँ कहीं पर, तो वो तो सिवाय उपन्यास के आप कुछ लिख नहीं सकते। हालिया एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास ईश्वर के बीज भी प्रकाशित हुआ है जी, जिस उपन्यास के माध्यम से आप पूरे देश भर में चर्चा में रहे हैं, और लगभग आप लोगों के उस उपन्यास का देश भर के आलोचकों ने, साहित्यकारों ने उसका बड़ा गंभीरता से उसके ऊपर विचार विमर्श हुआ है, मंथन हुआ है। तो ईश्वर के बीच में जो आप लोग कहते हैं कि प्रलय के बाद कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, शायद ईश्वर भी नहीं, तो ये जो अवधारणा है ये क्या है? जैसे हम आधुनिक काल में प्रवेश करते हैं, खास तौर पर पुराणों में तो प्रलय थी, वो अलग तरह की थी। आधुनिक काल में आते हैं तो प्रलय अलग तरह की। आप देखिएगा कि एक बड़ा महाकाव्य है हिंदी का, प्रसाद का कामायनी, तो प्रलय से चलता है। अब वो वहाँ प्रलय कहाँ से आ गई? तो मैं सोचता रहा, मुझे लगा कि प्रलय का मतलब है जो एक ये नई दुनिया आई, गुलामी की दुनिया, और तरह तरह की गुलामियां हमें झेलनी पड़ी, पूरा तबाह हो गया ये पूरा का पूरा देश जी। तो वो जो तबाही है, विनाशकारी इस दौर, वो जो तबाही का दौर हमने देखा है, वो तो प्रलय से कम नहीं। और ये तबाही का दौर लगातार चला इस अर्थ में कि पहले एक तरह की गुलामी आई, फिर दूसरी तरह की गुलामी ने हमें पकड़ लिया, वो कारपोरेट्स की गुलामी। आज के दौर में भी एक अलग तरह की गुलामी ने पकड़ा हुआ है। तो उस गुलामी से हम छूट क्यों नहीं रहे? तो मुझे लगा कि ये तो सब तबाह किए जा रहे हैं। और बात जब
प्रलय के बीच कुछ न बचने की है और ईश्वर के भी न बचने की है, तो स्थिति ये है कि जब हम सब कुछ नष्ट होता है तो किसी को बुलाते हैं, ईश्वर को बुलाते हैं कि भाई आकर के हमारी रक्षा करो। वो या तो निर्बल का बल है जैसा कि पहले कहा गया, परंतु इसका मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं है। विनोद शाही जी, आपका यह उपन्यास मैंने भी पढ़ा है, इसके ऊपर मैंने आलेख भी एक लिखा है। मैं समझता हूँ कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बाणभट्ट की आत्मकथा के बाद हिंदी में यदि कोई बहुत बड़ा महाकाव्यात्मक ऊंचाई का कोई उपन्यास लिखा गया है तो वो ईश्वर के बीज है, ऐसी बहुत सारे लोगों की, आलोचकों की धारणा है। तो मैं समझता हूँ कि हिंदी में जो बाणभट्ट की आत्मकथा का जो अगला जो दौर होना चाहिए था, जो ईश्वर के बीज के रूप में उभर कर आया है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? हिंदी उपन्यास एक ख़ास तरह के मुहावरे में फंस गया था। वो मुहावरा किस चीज़ का? देखिए, यथार्थवाद ने पकड़ लिया, सामाजिकता का एक ख़ास तरह का ढांचा उसने पकड़ लिया, लोग राजनीति के अंतर्विरोधों पे लिखने लग गए, लोगों को लगा कि संबंधों में, रिश्तों में दरार आ रही है, उस पर लिख दो तो उपन्यास हो गया। लेकिन मुझे लगा कि अगर पूरे समाज की कथा लिखनी है तो रास्ता क्या है? फिर तो हमें पूरे समाज की तरफ मुखातिब होना पड़ेगा। फिर मैं उस इतिहास की तरफ गया जो इतिहास दबा हुआ है, पीछे छिपा हुआ है। जैसे मैं गाँव की तरफ गया तो गांव में मैंने देखा कि वहाँ पे बड़े बड़े ये धार्मिक संस्थान नहीं हैं, वहाँ तो छोटे छोटे, कहीं पे कोई जठेरा बना हुआ है, कहीं कोई और चीज़ें बनी हुई हैं, सामान्य हमारे विश्वास हैं। तो वो जो लोगों की आस्थाएं थीं, मैं उनमें गया। दूसरी बात, मैंने देखा कि मनुष्य और पशु का एक रिश्ता है, तो पशु से मनुष्य होने की जो प्रक्रिया है उसने मुझे पकड़ लिया कि जैसे ही हम सभ्य होते हैं तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग पाशविक व्यवहार करते हैं, लेकिन इसके बावजूद पशु जो है वो जो हमारी पकड़ से हम दावा तो करते हैं कि उस पशु का हमने बड़ा संस्कार कर लिया, सामाजिकीकरण कर लिया, लेकिन पकड़ ही नहीं पाते उसको। पशु फिर हमारे सिर पे सवार हो जाता है। शाही जी, एक सवाल मैं आपसे उपन्यास के संबंध में और करना चाहता हूँ कि उपन्यास को, जैसा मैं समझता हूँ कि वो एक भविष्य का स्वप्न है, एक यूटोपिया है, तो आपका यह जो ईश्वर की भी जो उपन्यास है, इसको आप भविष्य के स्वप्न के रूप में किस रूप में देखते हैं, भारत के भावी भविष्य के संदर्भ में? हमने प्रगति के साथ अगर किसी चीज़ को खोया है तो वो यूटोपिया है। हमने अपने सपने खो दिए हैं, पूरे समाज ने अपने सपने खो दिए हैं, हमें समझ ही नहीं आता हम जा किधर रहे हैं। और ये उपन्यास लिखा ही इसलिए गया कि मैं एक गांव के भीतर से एक ऐसे आश्रम की परिकल्पना तक चला गया जो एक समग्र समाज का एक उदाहरण हो सके, जहाँ पे मनुष्य, पशु, प्रकृति और यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े, उन सब के साथ एक तरह की आपसदारी में रहने का जो काम है, मैं वहाँ तक जाना चाहता था। तो ये एक बड़ा यूटोपिया है कि हम प्रकृति को नष्ट ना करें। यानी ये यहाँ तक इसलिए भी पहुँचे कि आज का समाज, आपने देखा होगा, तो प्रकृति को नष्ट कर रहा है। तो प्रकृति के नष्ट होने से जीवन के नष्ट होने की संभावनाएं आ गई, महामारियां फैल रही हैं और जाने क्या क्या, कैसे बचाएंगे मानव जाति? सौभाग्य कह सकती हूँ, खुशकिस्मती कि मैं उनकी साथी बनी। बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना से शुरू करना चाहूँगी। जब शादी की बात चली, रिश्ता आया, तो मेरी भाभी शिव कुमार बटालवी जी की पड़ोसन रही हैं, तो मुझे एक वार्निंग दी गई कि देख ले कवि है वो। तो उस वार्निंग के साथ ही मैंने चैलेंज लिया और सोचा कि भगवान ने मेरे लिए तो बहुत कुछ अच्छा लिखा होगा। तो जर्नी शुरू हुई और मैंने सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि मैं विनोद शाही एक राइटर के साथ रहती हूँ, एक कवि के साथ रहती हूँ। बहुत काम करते हैं, काम की लंबी लिस्ट रहती है, समय कम, काम ज़्यादा। शुरू से यही देखा है मैंने। एक काम चल रहा होता है तो 10 की लिस्ट आगे तैयार होती है। तो उसके साथ भी पूरा न्याय करते हैं, पर काम करते हुए अगर कभी परिवार को ज़रूरत है, आवाज़ दी गई, तो एक डायलॉग आता है, बस 2 मिनट दीजिए। तो 2 मिनट में हमेशा परिवार के लिए अवेलेबल रहते हैं। शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि मुझे एक अच्छा परिवार मिला, एक अच्छा पति मिला, और इतना एक अच्छा पति ही नहीं जो समाज के लिए इतना सोचता है, इतना लिखता है, अपना पूरा योगदान देता है समाज के सरोकारों को थोड़ा उजागर करने के लिए, उनमें कुछ सुधार करने के लिए, कुछ अपना उनमें मॉडिफिकेशंस लाने के लिए। तो हमेशा ही मैं
भगवान का ही शुक्र करती हूँ और कि सबको लंबी उम्र दे। और राम कथा एक पुनर्पाठ की ओर चले जाते हैं और दूसरी ओर जब आप लोग सूफ़ी काव्य परंपरा की बात करते हैं तो बुल्ले शाह और वारिस शाह का पुनर्पाठ करते हुए दिखाई देते हैं। तो इन सब चीज़ों की आपको क्या आवश्यकता महसूस हुई? जी, परंपरा और संस्कृति की जहाँ तक बात है, ये मामला कोई ऐसा नहीं है कि उसको आप पंजाब तक सीमित करेंगे या उसको किसी राष्ट्रीय फलक तक रखेंगे। जब मैं राम कथा की तरफ गया तो असल में वो भारत की आत्मा की खोज है, वो भी एक समाज की खोज है। जंगल की संस्कृति पीछे छूट रही थी, वन के राक्षस रक्षा करने वाले लोग, उनके साथ कृषि संस्कृति के लोगों का एक संघर्ष चल रहा था। अब आज के दौर के अंदर क्या है, कृषि सभ्यता संकट में पड़ गई। डॉक्टर साहब, बातें तो बहुत हैं, बातें कभी ख़त्म नहीं होती। जैसे कविता कभी ख़त्म नहीं होती जी, वैसे ही साहित्यिक बातें, चर्चाएं, परिचर्चाएं कभी ख़त्म नहीं होती। जी जी, मैं चाहता हूं कि ये बातों का सिलसिला जारी रहे, संवाद जारी रहे, क्योंकि संवाद के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। जब तक ये संवाद चलता रहेगा तो जीवन भी चलता रहेगा। रचना, आलोचना, संपादन, चिंतन के साथ साथ कला जगत में उन्होंने भरपूर योगदान दिया है। वे एक साथ साहित्य की, कला की, संस्कृति की तीन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व बनता है। रचना से लेकर आलोचना को नए आयाम देने का उपक्रम उनके यहाँ देखने को मिलता है। विनोद शाही ने पंजाब की रचनाशीलता को मंजर आम पर लाने के लिए जगदीश चंद्र ग्रंथावली, गुरदयार सिंह ग्रंथावली का संपादन किया। उन्होंने वारिस शाह समय और पाठ, बुल्ले शाह समय और पाठ जैसे कामों से पंजाब की सृजनात्मक प्रतिभा को विश्व साहित्य के समकक्ष स्थापित करने का प्रयास किया है। उनके व्यक्तित्व का एक अनछुआ पहलू उनका कलाकार है। आप उनकी कलाओं को देखेंगे, अमूर्त का मूर्तन उनके चित्रों में विद्यमान है और बहुसंख्या में आज हम कई पुस्तकों के आवरण, कई कला दीर्घाओं में उनके चित्रों की उपस्थिति पाते हैं। मैं कुछ छोटे छोटे सवाल आपसे जानना चाहूँगा। जी, आपका प्रिय कवि? मेरा प्रिय कवि मुक्तिबोध। कहानीकार? निर्मल वर्मा, कव्वे और काला पानी के लिए। निबंधकार तो रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि उन्होंने कविता क्या है जैसे अद्भुत निबंध लिखे हैं जो कोई नहीं लिख सका। प्रिय आलोचक बड़ा उलझा हुआ मामला है, लेकिन मैं काव्य कला और अन्य निबंध लिखने वाले जयशंकर प्रसाद की ओर जाना चाहूँगा। संस्कृत के आचार्यों की परंपरा में आप किस आचार्य से ज़्यादा प्रभावित हैं? देखिए, भरत मुनि को छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन मेरे ऊपर प्रभाव आनंदवर्धन का पड़ा। आपका प्रिय दार्शनिक चिंतक? भारत में दर्शन, षड दर्शन लिखे गए और दर्शन परंपरा बहुत विकसित हुई है। मैं पतंजलि की ओर जाता हूँ। मैं उनको मनोविश्लेषण का दुनिया का पहला दार्शनिक मानता हूँ जिसकी ओर रुख नहीं किया गया। वेदों और उपनिषदों में आप किसको महत्व देते हैं? वेदों में अथर्ववेद की ओर मेरा ध्यान जाता है, क्योंकि वहाँ विज्ञान है, और उपनिषदों में ईशो उपनिषद, क्योंकि वहाँ पर यथार्थवाद और अध्यात्म के बीच एक पुल बनता है। मुझे लगता है कि ईशोपनिषद का आपके व्यक्तित्व के ऊपर भी बहुत गहरा प्रभाव है। शुक्रिया। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, वहाँ से वो आरंभ करता है और वो जगत को नहीं छोड़ते। और जो आज की यथार्थवादी परंपरा है उसमें जगत से होकर चेतना तक का सफ़र वो उसी के भीतर से निकलता है। तो हमारे यहाँ वो ईशोपनिषद में पड़ा हुआ है। आपका प्रिय व्यंजन? अब व्यंजन तो मुझे कुकिंग का शौक़ है, तो मैं खीर अच्छी बना लेता हूँ, ये मेरी पत्नी बता देंगी, और हलवा भी अच्छा बनाता हूँ। और जब इनका हमारा विवाह हुआ तो इनसे कहा गया हलवा बनाइए, तो मैं चुपके से किचन में चला गया था और हलवा बनाने में इनकी मदद की थी।
आपकी कमज़ोरी? अब कमज़ोरी की जहाँ तक बात है, मैं कुछ चीज़ों को छोड़ नहीं पाता। न छोड़ने वाली बात जहाँ तक है, मेरे सामने बहुत सारे काम पड़े हों, परंतु अगर कुछ ऐसा अंतरिक्ष विज्ञान के अंदर कुछ घट रहा हो तो मैं सारे काम छोड़ करके वो देखने लगता हूँ। जैसे हबल टेलीस्कोप गया तो उसका पीछा करना, या अब जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसका पीछा करना, मैं वैसे छूट नहीं पाता, बाकी काम पीछे रह जाते हैं। तो पता नहीं क्यों अंतरिक्ष मुझे क्यों खींचता है, ये मेरी कमज़ोरी है या मेरी उपलब्धि है, मैं नहीं जानता। परंतु मुझे लगता है कि इतना विशाल ब्रह्मांड कम से कम देख ही लो भाई, हम और नहीं कर सकते कुछ। आपकी सबसे बड़ी ताकत तो ये है कि असफलताओं के बावजूद एक ज़िद मैंने कभी नहीं छोड़ी। मैं हमेशा एक ज़िद का शिकार रहा हूँ। वो कितनी असफलताएं आएँ, जब तक मुझे नहीं लगता कि मैं उसके लायक हो गया हूँ, मैं नहीं पीछा नहीं छोड़ता उसका। वह चीज़ जो आपको बहुत नापसंद हो, अप्रिय हो? अब नापसंद वाली बात ये है कि अगर कोई आदमी बिना विश्लेषण किए किसी के बारे में फतवा देता और किसी को रद्द करता है, वो मुझे सख्त नापसंद है। और फतवा देने की परंपरा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बड़ी तकलीफ़ होती है आजकल। आपका प्रिय संगीत गीत? मुझे सूफ़ी संगीत पसंद है, और उसी दौर का जिसकी मैंने चर्चा की थी, दमादम मस्त कलंदर जैसे गीत जो हैं वो आज भी मुझे प्रिय हैं। उसके अंदर झूलेलाल का जिक्र आता है, और वो सूफ़ी कलंदर और झूलेलाल दोनों वहाँ पर एक साथ उपस्थित हैं। तो ऐसे गीत तो लिखे ही नहीं गए कभी, पता नहीं कहाँ से आ गया ये गीत हमारे यहाँ। आज जब हम देखते हैं कि चारों तरफ निराशा है, विकल्पहीनता की स्थिति पैदा हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में एक साहित्यकार की क्या भूमिका हो सकती है? हर आदमी अपने आप से बातचीत करता है। साहित्य क्या करता है कि वो जो अपने भीतर चल रही बातचीत होती है, आम आदमी उसको दुनिया तक नहीं लेकर के जा सकता, लोग उसको पागल कहेंगे। साहित्यकार अपने भीतर चलती हुई बातचीत को एक तरतीब देता है। दूसरी बात, वो उसके अंदर एक दृष्टि रोपता है, और उसके माध्यम से वो एक विकल्प भी खोजता है कि अगर ये दुनिया बदल जाए या ऐसा ना हो करके ऐसा हो जाए, तो साहित्यकार उस दृष्टि के साथ काम करता है। तो होता क्या है कि साहित्यकार ये जो हमारी कच्ची सामग्री है जीवन की, ये जो मिट्टी, पानी, हवा और तमाम चीज़ें, उसको अस्थि मज्जा देता है, उसको एक हृदय देता है धड़कने के लिए, उसको एक दिमाग देता है सोचने के लिए। तो वो जो युग परिवेश है उसको धड़कना सिखाता है। इस युग परिवेश के साथ मनुष्य को सोचना सिखाता है और उसके साथ जीना सिखाता है। तो साहित्य से ज़्यादा बड़ा ऐसा कोई उपकरण मैं नहीं देखता जो इससे अधिक संवेदनशीलता पैदा करता हो। तो दर्शकों, आज हमने विनोद शाही जी से बहुत लंबी बातचीत की, इनके साहित्यिक जगत के बारे में, इनकी सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में, इनके चिंतन के बारे में, इनकी रचना यात्रा और जीवन यात्रा के बारे में हमने बहुत कुछ जाना। और आगे भी हम इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम और नए व्यक्तित्वों को लेकर और नई प्रतिभाओं को लेकर आपके सन्मुख प्रस्तुत होंगे। तो मैं इस कार्यक्रम में डॉक्टर विनोद शाही जी, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप स्टूडियो में आए और हमारे साथ आपने एक लंबी बातचीत की। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके प्रति मुखातिब होने का मुझे मौका मिला।